हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टेटनस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो टेटनस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगेन टेटनस को हम लॉक जॉ भी बोलते हैं। लॉक जॉ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ये जो जॉ मसल है ये बहुत ज़्यादा इनमें स्पाज्म हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन के कारण। जॉ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो जॉ है वो स्टिफ हो जाती है और पर्सन ऐसे लगता है जैसे कि वो हर टाइम स्माइल कर रहा है, तो वो अपना जो मुंह है वो बंद नहीं कर पाता क्योंकि जो मसल्स हैं उसमें इतनी स्पाज्म हो चुकी है, इसलिए इसको लॉक जॉ कहते हैं। तो टेटनस क्या है? टेटनस एक लाइफ थ्रेटनिंग न्यूरोलॉजिकल इन्फेक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है? लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन है। अगर इसका टाइमली ट्रीटमेंट ना किया जाए तो पर्सन की डेथ हो सकती है। सेकेंड, ये न्यूरोलॉजिकल इन्फेक्शन है। हालांकि इसमें जो मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, उसमें स्पाज्म हो जाती है, लेकिन ये मसल्स की वीकनेस नहीं है या फिर ये मसल्स का इन्फेक्शन नहीं है। ये क्या है? न्यूरोलॉजिकल इन्फेक्शन है, मतलब ये जो नर्वस सिस्टम है उसको अफेक्ट करता है। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन स्टेम और ये स्पाइनल कोड को अफेक्ट करता है। सो बेसिकली जो मोटर न्यूरॉन्स हैं उनको अफेक्ट करता है, इसलिए ये न्यूरोलॉजिकल इन्फेक्शन है। अब ये जो टेटनम है ये किससे होता है? ये एक बैक्टीरिया से होता है और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी बैक्टीरिया से ये होता है। ये जो बैक्टीरिया है ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये सॉइल में मेनली प्रेजेंट होता है। जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, वहां पर ये प्रेजेंट रहता है बैक्टीरिया। और किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है? स्पोर की फॉर्म में। अभी हम स्पोर पढ़ेंगे क्या होता है। सॉइल में, डस्ट में, रस्टेड मेटल, जिन मेटल पे क्या होता है? जंग लगा होता है, जैसे कील हो गई, कुछ भी लोहे की चीज़ होगी जहाँ जंग लगा हुआ है, रस्ट लगा हुआ है, तो उसमें क्या होता है? डस्ट भी होती है, तो वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। एनिमल फीसिस में प्रेजेंट होता है, तो जो एनिमल के जो फीसिस हैं वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। डस्ट के मिक्सअप होने के कारण वहाँ भी ये होता है। द बैक्टीरिया कैन एंटर द बॉडी। अब ये जो है, अब हमें अगर कोई कट लगता है, कोई जख्म हो जाता है, जैसे कि कोई डीप कट लग गया और वुंड्स हो गए, बर्न्स हो गए, कहीं पे जख्म हो गया, कहीं पे कुछ जल गया, बर्न हो गए, और अगर हम कांटेक्ट में आ जाते हैं सॉइल के, रस्टेड मेटल के, या फिर किसी एनिमल फीसिस के, जैसे कि जो काउडंग होता है जिसको गोबर कहते हैं, तो उनमें भी ये प्रेजेंट होता है। तो अगर उसके कांटेक्ट में ये जख्म आ जाता है, ये कट या वुंड आ जाता है, तो उसमें जो स्पोर प्रेजेंट है या फिर जो बैक्टीरिया, आप सिंपली कह दें ये टेटनी जो बैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, अगर वो प्रेजेंट है और अगर वो वुंड के कांटेक्ट में आ जाता है, और तो क्या होता है कि पर्सन की बॉडी में वो एंटर हो जाता है, तो उस वुंड में वो प्रेजेंट हो जाता है। वो जो स्पोर है या बैक्टीरिया है वो सॉइल से इजिली वुंड में आ सकता है। अब सबसे कॉमन क्या होता है कि जैसे कि हमारे पैर में कोई चोट लगी, जैसे कि पैर में कील घुस गई या फिर पैर में कोई कट लग गया, तो पैर क्या है? कॉन्स्टेंटली टच में रहता है ग्राउंड के साथ, तो पैर के आसपास जो है मिट्टी इजिली प्रेजेंट होती है। तो वहां से क्या हो सकता है कि जो बैक्टीरिया मिट्टी में प्रेजेंट है, ये सॉइल में जो प्रेजेंट है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी बैक्टीरिया, वो स्किन में एंटर हो सकता है, तो वो उस वुंड पर आ जाएगा, मतलब उस जख्म में वो बैक्टीरिया टच हो जाएगा और वहां पर अपनी कॉलोनी बना लेगा। तो ये होता है बेसिकली। अब ये क्या करता है? एंटर होकर ये हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो जो बैक्टीरिया है वो, अगर सपोज पैर में कोई कट लगा था तो वहां पर वो बैक्टीरिया आ गया क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, वहां पर जो बैक्टीरिया है वो आकर वहीं पर अपनी कॉलोनी बना लेता है, जख्म में ही, वुंड में ही, वो उससे आगे नहीं जाता, जबकि ये एक टॉक्सिन रिलीज करता है जिसको टेटनोस्पाज्मिन बोलते हैं। स्पाज्म मतलब कॉन्ट्रैक्शन, मसल का कॉन्ट्रैक्शन होना, स्टिफ होना, तो ये टेटनोस्पाज्मिन टॉक्सिन रिलीज करता है और ये टॉक्सिन हमारी बॉडी में फैलता है, जबकि जो बैक्टीरिया है वो उसी जगह पर रहता है जहां पर वुंड है या फिर कट है। नाउ ये क्या है? इट लीड्स टू सीवियर पेनफुल मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या करता है? हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। अगेन मैंने बताया कि हमारे मोटर न्यूरॉन्स को अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करता है मैं बताऊंगी। तो उससे क्या होता है कि सीवियर मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स में क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाती है, स्पाज्म होने लग जाता है, जो कि पेनफुल होता है। और ये कॉमनली कहाँ से स्टार्ट होता है? जॉ से स्टार्ट होता है, जबड़े से स्टार्ट होता है। तो अर्ली सिम्टम क्या होता है कि जो जॉ के जो मसल है ये स्टिफ हो जाते हैं, इनमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? लॉक जॉ या फिर ट्रिस्मस भी बोलते हैं। तो सीवियर केसेस में क्या होता है कि ये जो आर्च है, ये आर्च जैसी पोजीशन हो जाती है कि जो स्पाइनल मसल्स है उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है सीवियर केसेस में। तो पर्सन की जो बॉडी है वो इस तरह से आर्च हो जाती है, जिसको ओपिस्थोटोनस बोलते हैं।
अब इसका कॉजेटिव एजेंट हमने पढ़ लिया कि ये एक बैक्टीरियम है। बैक्टीरिया कौन सा है? क्लोस्ट्रीडियम टेटनी बैक्टीरिया है। ये जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी बैक्टीरिया है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है और ये एनारोबिक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में सर्वाइव करता है या फिर जहाँ पर लो ऑक्सीजन होती है। अगर कहीं किसी जगह पर एरोबिक कंडीशन होगी, मतलब प्रॉपर ऑक्सीजन होगी, वहां पर ये सर्वाइव नहीं कर पाता ये बैक्टीरिया। तो एनारोबिक कंडीशन में ये सर्वाइव करता है जहां पर ऑक्सीजन नहीं है या फिर लो ऑक्सीजन है। स्पोर फॉर्मिंग बैसिलस, ये क्या बनाते हैं? ये जो बैक्टीरिया ये स्पोर बनाते हैं। स्पोर क्या होता है? ये इनकी डॉर्मेंट स्टेज होती है। डॉर्मेंट मतलब जिसमें ये सो जाते हैं, मतलब कि अगर इनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती, फेवरेबल कंडीशन ना मिलने का मतलब है कि इनके सर्वाइव करने के लिए वो एटमॉस्फेयर नहीं है। जैसे कि वो जो एटमॉस्फेयर है वो ड्राई है, वो वार्म या मॉइस्ट नहीं है, या फिर वहां पर ऑक्सीजन है। इनके फेवर में अगर एटमॉस्फेयर नहीं है जिसमें ये सर्वाइव नहीं कर सकते, तो ये डॉर्मेंट फेज में चले जाते हैं, जिनको स्पोर कहते हैं। और ये स्पोर फॉर्म में कई सालों तक जिंदा रह सकते हैं। यहाँ पर अगर हम क्लोस्ट्रीडियम टेटनी की बात करें तो ये 10 से 20 साल तक ये जो स्पोर हैं ये जिंदा रह सकते हैं। कहाँ पर? मेटल्स पर, सॉइल में ये जिंदा रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, जैसे कि जो वुंड है वहाँ पर एनारोबिक कंडीशन है, वार्म होता है, वहाँ पर मॉइस्ट सरफेस होता है, तो वहाँ पर ये एक्टिवेट हो जाते हैं। जबकि इनएक्टिव फॉर्म में ये कहाँ में रहते हैं? स्पोर फॉर्मेशन में रहते हैं। अब ये क्लोस्ट्रीडियम टेटनी है जो कि बैक्टीरिया है, रोड शेप्ड इसकी बॉडी होती है, ग्राम पॉजिटिव ये होता है। ये क्या है? अब स्पोर बना लेता है जब इसके अकॉर्डिंग सिचुएशन या एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो ये क्या है? स्पोर बना लेता है। ये स्पोर कैसे बनता है? ये है स्पोर। अब ये स्पोर के ऊपर क्या होता है? ये बहुत सारी लेयर्स होती हैं, तो मोटी मोटी लेयर्स होती हैं, जैसे कि कोट होता है, अंदर सेंटर में कोर होता है, जर्म सेल वॉल होती है, कॉर्टेक्स होता है, जिसके कारण ये क्या है? प्रोटेक्टिव रहते हैं और ये स्लीप फेज में रहते हैं। जैसे इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी ये दोबारा से एक्टिवेट हो जाएंगे। तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक तो एनारोबिक कंडीशन में रहते हैं, प्लस ये स्पोर फॉर्मिंग बैसिलस है। स्पोर क्या है? सॉइल में, डस्ट में, रस्टेड मेटल में और एनिमल फीसिस में सर्वाइव करता है। एंटर्स बॉडी थ्रू वुंड्स, बर्न, सर्जिकल प्रोसीजर, अम्बिलिकल स्टेम। अब जहां भी बॉडी में कट होगा, जख्म होगा, वहां पर ये स्पोर जो है एंटर कर सकता है। जैसे कि कोई वुंड है, कोई जख्म है, कोई बर्न है, कहीं जल गया है, कोई सर्जिकल प्रोसीजर है, वहां पर भी कोई कट लगा है, या फिर अम्बिलिकल स्टंप। अम्बिलिकल स्टंप क्या होता है कि जो बेबी का जब बर्थ होता है तो मदर के साथ वो किससे अटैच होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड से अटैच होता है। जब अम्बिलिकल कॉर्ड काटते हैं तो जो बेबी के पास जो अम्बिलिकल कॉर्ड रह जाती है उसको क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल स्टंप। मतलब अभी जो फ्रेशली हमने कट की है बर्थ के बाद। अब पुराने टाइम में, आजकल ये थोड़ा कम हो गया है, पुराने टाइम में क्या होता था? एक तो अम्बिलिकल कॉर्ड को काटने के लिए स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स यूज नहीं करते थे, जैसे कि कोई भी सीजर्स यूज कर लेते थे जिस पर जंग लगाओ, या कोई भी ब्लेड यूज कर लेते थे जो कि स्टेराइल नहीं होता था। क्योंकि ये जो स्पोर्स हैं, इवन अगर आप इनको बॉयल करो तो भी ये मरते नहीं हैं। ये सिर्फ ऑटोक्लेविंग से ही ये स्पोर्स किल होते हैं। हालांकि जो बैक्टीरिया है वो मर सकता है बॉयल से, लेकिन बॉयल करने से स्पोर्स किल नहीं होते। तो पुराने टाइम में क्या होता था कि ये इंस्ट्रूमेंट्स पर क्या लगे होते थे? ये स्पोर्स लगे होते थे टेटनी के, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी के। तो अगर स्टेराइल कंडीशंस नहीं है और उसी से अम्बिलिकल कॉर्ड काट दी तो क्या होता है कि जो बेबी का जो स्टंप है, जो बेबी वाला जो अम्बिलिकल कॉर्ड का पार्ट है, उसमें से जो स्पोर है वहां पर एंटर हो सकते हैं। बैक्टीरिया जो है वो अम्बिलिकल स्टंप पर रह जाता है, जिसके कारण वहां पर वो एक्टिवेट हो जाता है और टॉक्सिन्स रिलीज करता है। दूसरी चीज क्या होती है कि अगर मदर टेटनस के लिए वैक्सीनेटेड नहीं है तो क्या है, वो बेबी को आगे एंटीबॉडीज पास नहीं करती। तो इस केसेस में क्या होता है कि जो बेबी है वो रिस्क पर रहता है, हाई रिस्क पर रहता है टेटनस के। तो यही मेन चीजें हैं। एक और चीज है, पुराने टाइम में क्या होता था कि जो काऊ डंग है, काऊ डंग मतलब जो गाय का जो गोबर है, उसको लगाया जाता था अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर, या फिर ऐश मतलब कि राख को लगाया जाता था। तो इन सभी चीजों में भी क्या होता था? टेटनस के स्पोर्स प्रेजेंट होते थे। तो इसलिए अम्बिलिकल स्टंप से भी एंटर हो सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? नियोनेटल टेटनस बोलते हैं। आज के टाइम में ये बहुत कम हो गया क्योंकि अवेयरनेस आ गई है, बट पहले के टाइम में नहीं था। या फिर एनिमल बाइट से भी हो सकता है कि एनिमल्स में अगर बाइट के टाइम पर अगर वहां पर सोइल का टच आ गया है वुंड पर, या फिर यहाँ वहां पर स्पोर जो है एंटर हो गए हैं बाइट के साइड पर। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 3 से 21 दिन का होता है, लेकिन यूजुअली क्या है 6 से 10 दिन में क्या है सिम्टम शो हो जाते हैं। बैक्टीरिया का एंटर होने
के बाद सिम्टम शो होने तक का जो पीरियड है वो यूजुअली क्या होता है 6 to 10 डेज का होता है। अब इसका जो है शॉर्ट इंक्यूबेशन होगा, अगर मतलब कब होगा, अगर जो जख्म है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास में है, जैसे कि ब्रेन और स्पाइनल कोड के अगर पास में वुंड है, जख्म है, तो क्या होगा हाई टॉक्सिन लोड। तो वहां पर क्या होगा कि जैसे ही जो बैक्टीरिया है वो उस जख्म में आता है, एक्टिवेट होता है, स्पोर आता है पहले, फिर बैक्टीरिया एक्टिवेट होता है और टॉक्सिन रिलीज करता जाता है। तो अगर सीएनएस के पास जख्म है तो टॉक्सिन क्या है इजीली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंच जाएगा, मतलब इजीली स्पाइनल कोड में और ब्रेन में पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा इंक्यूबेशन पीरियड और शॉर्ट हो सकता है, मतलब सिम्टम्स जल्दी विजिबल हो सकते हैं। तो टॉक्सिन्स क्या है ब्रेन में जल्दी पहुंचेगा और जिससे जो टेटनस है वो सीवियर होगा। अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझेंगे कि ये टेटनस होता क्या है, कैसे हमारी बॉडी में एंटर होता है और टॉक्सिन कैसे रिलीज करता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी के स्पोर्स, और ये स्पोर्स कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, डस्ट में, सॉइल में, मेटल पर प्रेजेंट होंगे या फिर एनिमल फीसेस में, जैसे कि काउ डंग में प्रेजेंट होंगे। जैसे ही इन स्पोर्स को फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलेगा, तो फेवरेबल इन्वायरमेंट कब मिलेगा, जब ये ह्यूमन बॉडी में एंटर होंगे। तो ह्यूमन बॉडी में कैसे ये एंटर होते हैं कि जहाँ पर ह्यूमन बॉडी में कोई डीप कट है, बर्न्स हैं, कहीं पर कोई अम्बिलिकल स्टैम्प है, अगर वहाँ पर स्टम्प में फ्रेश स्टम्प है, वहाँ पर अगर एंटर होते हैं तो ये इनके लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट है। क्यों है, क्योंकि ये जो प्लेस है ये मॉइस्ट होता है, वार्म होता है, यहाँ पर मॉइस्चर होता है, साथ में यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो कम होती है। तो जो भी जो डेड टिश्यूज़ हैं अगर बर्न से हुए हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन कम हुई है, या फिर कोई वुंड से, तो वहाँ पर ये एनारोबिक कंडीशन में एंटर होकर स्पोर से क्या बदल जाते हैं, ये जर्मिनेट होकर बैक्टीरिया बन जाते हैं, वेजिटेटिव फॉर्म में आ जाते हैं। अब कन्वर्ट होकर ये क्या है, ये वहीं पर रहते हैं जहाँ पर जख्म है, जहाँ पर वुंड है या कट है, जहाँ पर अम्बिलिकल स्टम्प है, ये वहीं पर रहते हैं, ये कहीं बॉडी में ट्रेवल नहीं होते, ये वहीं पर रहकर क्या करते हैं टॉक्सिन रिलीज करते हैं, और उस टॉक्सिन का क्या नाम है टेटनोस्पाज्मिन। टेटनोस्पाज्मिन टॉक्सिन नेम से क्लियर है कि ये स्पाज्म करेगा, मसल की कॉन्ट्रैक्शन करेगा। अब ये टेटनोस्पाज्मिन क्या करता है, ये बॉडी में स्प्रेड होता है। ये क्या करता है, टेटोस्पाज्मिन जो टॉक्सिन है ये जो पेरिफेरल मोटर नर्व्स हैं, मोटर नर्व्स जो कि मसल्स को कंट्रोल करती है, वहां से जाता हुआ ये स्पाइनल कोड और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मोटर न्यूरॉन्स में चला जाता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मोटर न्यूरॉन्स में जाता है, मतलब स्पाइनल कोड के, और ये ब्रेन स्टेम को अफेक्ट करता है। ब्रेन में ये जाता कैसे है, ये रेट्रोग्रेड मूवमेंट करता है। रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि जैसे ये एक्सोन है, तो ये जो फ्रंट वाला पार्ट होता है ये क्या होता है, हमारा सेल बॉडी होता है। सेल बॉडी से क्या होते हैं, डेंड्राइट्स निकलते हैं, ये रफली सा एक डायग्राम है, और ये लोम क्या होता है, एक्सोन होता है, और ये एक्सोन टर्मिनल्स। तो ये क्या करता है, ये जो टॉक्सिन है ये एक्सोन की तरफ से एंटर होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट, रेट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो यहाँ से ये एंटर होकर पीछे से, रेट्रो मतलब बैकवर्ड्स, तो ये बैकवर्ड्स एंटर होता है और ये मोटर नर्व को अफेक्ट करता है। अब मोटर नर्व्स को ये कैसे अफेक्ट करता है, तो देखो ये जो मोटर न्यूरॉन्स है ये आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। तो क्या होता है कि दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एक होते हैं एक्साइटेटरी ट्रांसमीटर और एक होते हैं इनिबिटरी ट्रांसमीटर्स। एक्साइटेटरी होते हैं जो कि सामने वाले न्यूरॉन को या फिर सेल को क्या करते हैं, एक्साइट करते हैं। एक्साइट का मतलब है कि सामने वाले सेल को या फिर न्यूरॉन को एक्साइट करके उसमें मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे, मतलब मसल्स का मूवमेंट करवाएंगे, तो वो होते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे कि कॉमनली एसिटाइलकोलिन होता है। अब इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, तो अगर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ही होंगे तो मसल हर टाइम मूव करता रहेगा। मसल को रिलैक्स करने के लिए, रोकने के लिए इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी होते हैं, जैसे कि गाबा और ग्लाइसिन। गाबा मतलब गामा अमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड, और ग्लाइसिन, गाबा और ग्लाइसिन मेन इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हैं। तो वो क्या करते हैं, मसल को रोकते हैं, मतलब हर टाइम मूवमेंट ना हो इसलिए मसल को रोक देते हैं, रिलैक्स कर देते हैं। अब ये जो टॉक्सिन है टेटनोस्पाज्मिन, ये क्या करता है, ये इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक कर देता है, मतलब गाबा और ग्लाइसिन को ब्लॉक कर देता है। कैसे ब्लॉक करता है कि ये जो इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है इनकी रिलीज के लिए एक प्रोटीन लगता है साइनेप्टोब्रेविन, ये उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से ये जो इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा और ग्लाइसिन, ये क्या है, ये रिलीज नहीं हो पाते। जब ये रिलीज नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर को रोकने वाला कोई नहीं होगा, मतलब मसल की कॉन्ट्रैक्शन को रोकने वाला, स्टॉप करने वाला कोई नहीं होगा। जब मसल की कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप नहीं होगी तो हर टाइम मसल्स में क्या होगा, स्पाज्म होगा, कॉन्ट्रैक्शन
कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो यही बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस एक्साइटेटरी स्टिमुलेशन, मतलब कि कंटिन्यूसली जो मसल है वो एक्साइट रहते हैं, क्योंकि इनिबिट करने वाला उनको न्यूरोट्रांसमीटर नहीं मिलता। अब ओवरऑल यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो बैक्टीरिया है ये टॉक्सिन रिलीज करता है, और ये टॉक्सिन को टेक्नोस्पाज्मिन कहते हैं। ये जो टेक्नोस्पाज्मिन है ये स्पाइनल कॉर्ड और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाकर जो मोटर न्यूरॉन्स है वहां पर इफेक्ट शो करता है। क्या इफेक्ट शो करता है कि ये जो इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उनके रिलीज को ब्लॉक कर देता है, उनको रिलीज नहीं होता। इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होगा तो मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इनिबिट नहीं होगी, मतलब स्टॉप नहीं होगी, और कॉन्टिन्यूअस एक्साइटेटरी स्टिमुलेशन रहेगी। तो यही पैथोफिजियोलॉजी में होता है। क्या होता है, स्पोर्स जो है बॉडी में एंटर करते हैं वुंड, बर्न्स और अम्बिलिकल स्टम्प से। स्पोर जर्मिनेट करते हैं लो टिश्यू में, लो ऑक्सीजन में। लो ऑक्सीजन मतलब एनारोबिक कंडीशन, और ये कहां पर होंगे, जैसे डीप वुंड हो गए, डेड टिश्यू हो गए, क्रश्ड टिश्यूज हो गए, और ये कन्वर्ट किस में हो जाते हैं, जब इनको लो ऑक्सीजन मिलते हैं तो वेजिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं, बैक्टीरियल फॉर्म। अब बैक्टीरिया जो है ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, कौन सा, टेट्नोस्पाज्मिन, जो कि क्या है, न्यूरोटॉक्सिन है, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिससे क्या होता है, स्पाज्म होता है, मतलब मसल जो है रिजिड हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं और कॉन्ट्रैक्शन में होती है। टॉक्सिन ट्रेवल करता है, बैक्टीरिया ट्रेवल नहीं करता बॉडी में। टेट्नोस्पाज्मिन क्या है, पेरिफेरल मोटर नर्व्स में जाता है, ट्रेवल बैकवर्ड्स टू स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है। कैसे पहुंचता है, रेट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट से। मैंने बताया कि एक्सोन की तरफ से एंटर होता है, रीचेस स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन स्टेम में पहुंच जाता है। टॉक्सिन क्या डिस्ट्रॉय करता है, साइनेप्टोब्रेविन डिस्ट्रॉय करता है। वो एक प्रोटीन है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज में हेल्प करता है, कौन से, इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज में। क्योंकि इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ये टॉक्सिन रिलीज नहीं होने देता, तो उनकी जो इन न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक कर देता है। इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन से हैं, वो दो, गाबा एंड ग्लाइसिन। लॉस ऑफ इनिबिशन, जिससे क्या होगा, मसल को इनिबिट करने के लिए कोई नहीं होगा, रोकने के लिए कोई नहीं होगा, तो मसल कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब इससे क्लासिक सिम्टम्स आते हैं, क्या आता है, ट्रिस्मस आता है, जिसको लॉक जो कहते हैं, अभी मैंने बताया उसको ट्रिस्मस कहते हैं। रीसस सार्डोनिकस, रीसस सार्डोनिकस क्या होता है, फेशियल स्पाज्म। इसमें क्या होता है, अभी मैं दिखाऊंगी कि पर्सन ऐसे लगता है कि हर टाइम स्माइल कर रहा है, हंस रहा है। और ओपिस्थोटोनस, ओपिस्थोटोनस मतलब आर्च बैक, जो बैक है वो पर्सन की आर्च हो जाएगी। वो सीवियर जब ये टेटनस हो जाता है तो जो स्पाइनल मसल्स हैं वो भी क्या हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती है, जिसकी वजह से फुल बॉडी रिजिडिटी या स्पाज्म होता है, उसके कारण ही होता है, और ओवरऑल बॉडी में रिजिडिटी और स्पाज्म हो जाएगा। यहाँ पर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है, वो भी अफेक्ट होता है इस टॉक्सिन से, क्योंकि ये ब्रेन को ही इफेक्ट कर रहा है। तो अगर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मतलब जो हमारे ऑटोनोमिक जो मूवमेंट्स हैं वो हो रहे हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, तो इसमें क्या होगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, हार्ट रेट भी हाई हो जाएगा, हाई स्वेटिंग होगी और कार्डियक एरिथमिया होगा। टॉक्सिन अब ये क्या है, इरिवर्सिबली बाइंड करता है। तो जैसे ये जो न्यूरॉन्स हैं यहाँ पर ये बाइंड करता है, ये जो सिनेप्टिक टर्मिनल्स हैं यहाँ पर ये बाइंड हो जाता है न्यूरॉन्स, जैसे कि यहाँ पर ये बाइंड हुआ हुआ है। तो ये जो एक बार जो बाइंडिंग है ये हटती नहीं है, ये बहुत टाइटली इससे बाइंड हो जाते हैं ग्लू की तरह, साइनेप्टिक वेसिकल से या फिर टर्मिनल से, एक्सोन के टर्मिनल से। इसलिए जब हम ट्रीटमेंट भी देते हैं तो ये न्यूट्रलाइज तो हो जाते हैं कुछ हद तक, लेकिन यहाँ से ये जो टॉक्सिन्स है ये हटते नहीं हैं। तो विद टाइम क्या होता है, गुड ट्रीटमेंट के साथ ये जो न्यूरॉन्स हैं ये दोबारा से रीजनरेट करते हैं एक्सोन टर्मिनल को। तो नए एक्सोन टर्मिनल क्या होते हैं, स्प्राउट हो जाते हैं, मतलब नए टर्मिनल्स आने लग जाते हैं, नए जो एक्सोन टर्मिनल है वो आते हैं, जिसके कारण दोबारा से नॉर्मल जो कम्युनिकेशन है न्यूरोट्रांसमीटर्स की वो पॉसिबल हो पाती है। क्योंकि ये दोबारा से रीजनरेट करते हैं इसलिए इसकी रिकवरी में बहुत टाइम लग जाता है, वीक से मंथ भी लग जाते हैं। तो इसलिए ये टॉक्सिन इरिवर्सिबली बाइंड होता है। न्यूरॉन्स जो है नई ब्रांचेस एक्सोन की वो स्प्राउट होती हैं, एक्सोन स्प्राउटिंग उसको बोलते हैं, और रिकवरी जो है वीक से मंथ लेती हैं। अब इसके टाइप्स क्या है, मेन जो फर्स्ट है वो क्या है, जनरलाइज, मोस्ट कॉमन है और ये सीवियर भी है। टॉक्सिन पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है इसमें, इसलिए इसको जनरलाइज कहते हैं। ये किससे, इसमें वही है, स्टार्टिंग में क्या होगा, लॉक जो वाला सिम्टम आएगा, उसके बाद नेक स्टिफनेस होगी, आर्च की बैकिंग होगी जिसको ओपिस्थोटोनस बोलते हैं, ये सीवियर केसेस में होती है, और फुल बॉडी स्पाज्म होगा। ये ब्रीदिंग को भी अफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी मसल्स को भी अफेक्ट कर सकता है और ऑटोनोमिक सिस्टम को भी। एक दूसरा होता है लोकलाइज, लोकलाइज नेम से क्लियर है, लोकल जगह पर ही स्पाज्म रहेगा। तो जहां पर वुंड है उसके आसपास ही स्पाज्म रहेगा, जैसे सपोज पैर में जख्म हुआ था
वहाँ पर टेटनस हुआ है तो जो लेग है वो अफेक्टेड रहेगी, पूरी बॉडी अफेक्टेड नहीं रहेगी। हालांकि ये लोकलाइज भी लेटर ऑन जनरलाइज में कन्वर्ट हो सकता है। देन आता है सिफेलिक। सिफेलिक रेयर है, सिफेलिक मतलब हेड, तो इसमें क्या होता है, हेड इंजरी या फिर ईयर इन्फेक्शन के बाद होता है। तो ये हमारे जो फेशियल नर्व है उसको अफेक्ट करता है, फेशियल नर्व को अफेक्ट करता है, जिसके कारण फेशियल मसल वीकनेस आती है, फेशियल पाल्सी आती है, आई मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है। अगेन सिफेलिक भी जनरलाइज में कन्वर्ट हो सकता है। देन एक आता है नियोनेटल टेटनस, जो कि सीरियस है लेकिन इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। नियोनेटल मतलब न्यूबॉर्न में, तो ये होता है न्यूबॉर्न में, और वैसे तो न्यूबॉर्न 28 डेज का होता है, लेकिन अगर न्यूबॉर्न में ही हुआ है तो 3 to 10 डेज में ही सिम्टम शो हो जाते हैं। ड्यू टू कंटामिनेटेड अम्बिलिकल स्टम्प, ये कब होता है, अगर अम्बिलिकल स्टम्प जो है वो कंटामिनेट हो गई है, तो अम्बिलिकल कोड जब काटते हैं तो वहाँ पर अम्बिलिकल स्टम्प बन जाता है, मतलब फ्रेशली जो अम्बिलिकल कोड कट होती है बेबी के साइड की, उसको अम्बिलिकल स्टम्प बोलते हैं। अगर मदर वैक्सीनेटेड नहीं है, प्राइमरी रीजन ये, तो बेबीज में एंटीबॉडीज ट्रांसफर नहीं होगी और बेबी इम्यून नहीं होगा, जिसके कारण टेटनस का रिस्क बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। दूसरा इसका रीज़न क्या हो सकता है कि फर्स्ट तो मदर अगर वैक्सीनेटेड नहीं है, दूसरा क्या हो सकता है इसका रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर स्टेराइल डिलीवरी टेक्निक्स नहीं है, जो अनक्लीन एटमॉस्फेयर में डिलीवरी हुई है, इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो स्टेराइल नहीं है, तो अगर अम्बिलिकल कोड कट करते हैं तो वहाँ पर स्पोर्स जो है प्रेजेंट हो सकते हैं, अम्बिलिकल स्टम्प में आ सकते हैं। सिम्टम्स इसके क्या होता है, बच्चे को पुअर फीडिंग होगी, जो फीडिंग है वो नहीं कर पाएगा, लैचिंग नहीं कर पाएगा, स्टिफनेस होगी उसको, जनरलाइज स्पाज्म होएगा। इसमें क्या होता है, हाई मोर्टेलिटी होता है, क्योंकि अगर बेबीज़ को क्या है, बेबीज़ फ्रेजाइल होते हैं, उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक होती है, तो टेटनस का जो लोड है वो इंक्रीज हो जाता है, जो टॉक्सिन का जो लोड है। बेबी की जो बॉडी है वो भी छोटी होती है, इसलिए टॉक्सिन जो है इजिली स्प्रेड हो जाता है, इसलिए इसमें हाई मोर्टेलिटी होती है। तो ये जो नियोनेटल टेटनस है इसके जो रेट है वो आज के टाइम में भी हैं, लेकिन कम हो चुके हैं पहले से। क्लिनिकल फीचर्स क्या आते हैं, अर्ली सिम्टम्स सबसे पहले देखिए, सबसे फर्स्ट जो अर्ली सिम्टम्स आता है वो जॉ स्टिफनेस होता है, जिसको ट्रिस्मस कहते हैं, लॉक जॉ। इसमें क्या होता है, पर्सन की जो जॉ है वो इस तरह से वो स्टिफ हो जाती है, और डिफिकल्टी ओपनिंग माउथ, जो पर्सन जो मुंह खोलता है वो उससे नहीं खुल पाता, क्योंकि जो मसल्स हैं वो इतने स्टिफ हो गए हैं कि वो अपने आप से माउथ को खोल नहीं पाता, उसमें प्रॉब्लम आती है। स्वॉलोइंग में डिफिकल्टी आएगी, नेक स्टिफनेस भी होगी, और जो वुंड साइट है उसके आसपास दर्द होगी, पेन होगी। अब क्लासिक सिम्टम्स इसके क्या आते हैं, रीसस सार्डोनिकस। रीसस सार्डोनिकस में क्या होता है, फिक्स स्माइल ड्यू टू फेशियल स्पाज्म। फेशियल मसल के स्पाज्म के कारण पर्सन ऐसे लगेगा कि हर टाइम क्या कर रहा है, स्माइल कर रहा है, हंस रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। उसके बाद सीवियर पेनफुल मसल स्पाज्म ट्रिगर्ड बाय लाइट, साउंड एंड टच। जो भी ये ट्रिगर्स होते हैं, जैसे कि लाइट हो गया, साउंड हो गया, टच करने से जो मसल्स हैं उसमें क्या हो जाता है, बहुत पेनफुल मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाती हैं। उसके बाद ओपिस्थोटोनस। ओपिस्थोटोनस भी क्या है, क्लासिक साइन है, लेकिन ये सीवियर टेटनस में होता है कि जो स्पाइन है वो इस तरह से आर्च हो जाती है, इस तरह से बेंड हो जाती है। ये स्पाइनल मसल के स्पाज्म के कारण होता है, और सीवियर केसेस में क्या होता है कि बोन फ्रैक्चर हो जाती है। स्पाज्म ऑफ ब्रीदिंग मसल्स भी स्पाज्म हो सकते हैं सीवियर केसेस में। उसके बाद ऑटोनोमिक डिस्फंक्शन भी हो सकता है, अगर ऑटोनोमिक सिस्टम इन्वॉल्व हुआ है, उसमें क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, स्वेटिंग रहेगी, और फीवर लाइक सिम्टम्स रहेंगे। अब इसका जो सबसे पहले इसका क्या है, प्रिवेंशन जरूरी है, तो वैक्सीनेशन और प्रोफाइलैक्सिस टेटनस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइप्स ऑफ टेटनस वैक्सीन कौन सी आती हैं, चिल्ड्रन में जो हम देते हैं वो देते हैं डी टैप। अब यहाँ पर जो कैपिटल में DTP है, इसका मतलब है कि इनकी जो डोज है वो ज़्यादा है, हाई डोज है। तो D फॉर डिप्थीरिया, T फॉर टेटनस, एंड AP मतलब ए सेलुलर पर्ट्यूसिस। तो ए सेलुलर पर्ट्यूसिस, पहले क्या है, सिर्फ P होता था, पर्ट्यूसिस, होल पर्ट्यूसिस, अब ए सेलुलर हो गया, जिसके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। तो डी टैप इसको बोलते हैं। ये 7 साल से कम के बच्चों को दिया जाता है ये वाली वैक्सीन। और एडल्ट्स एंड एडोलेसेंट में क्या देते हैं, ठीक है, तो ये देते हैं टी डैप मतलब T फॉर टेटनस। अब यहाँ पर T कैपिटल है, तो इसमें टेटनस की हाई डोज दी जाती है। DAP, तो D स्मॉल है तो लो डोज डिप्थीरिया, और AP भी स्मॉल है तो लो डोज ए सेलुलर पर्ट्यूसिस दिया जाता है। ये 1 टाइम डोज होती है। उसके बाद TD में क्या है, T फॉर टेटनस, तो कैपिटल T है तो हाई डोज टेटनस, और D लो डोज डिप्थीरिया, क्योंकि D स्मॉल है। तो ये क्या है, ये बूस्टर होता है जो कि एवरी 10 ईयर्स दिया जाता है। उसके बाद टेटनस टॉक्सॉइड TT होता है। तो वैसे क्या है, कॉमनली जो आजकल यूज हो रही है वो कॉम्बिनेशन वाली यूज हो रही है, D टैप, T डैप और TD।
सबसे पहले है फॉर चिल्ड्रन लेस देन 7 ईयर्स, 7 ईयर्स से कम के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, डी टैप यूज कर रहे हैं। तो ये 5 डोजेज देनी होती है टोटल। सबसे पहले 2 मंथ्स पे, देन 4 मंथ्स पे, देन 6 मंथ्स पे, उसके बाद 15 to 18 मंथ्स पे एक देनी है, फिर 4 to 6 ईयर्स में एक देनी है। ये है 5 डोजेज टोटल। उसके बाद आता है एडोलेसेंट के लिए। एडोलेसेंट मतलब 11 to 12 ईयर्स के बच्चों के लिए कौन सी देनी है, 1 डोज ऑफ टी डैप की 1 डोज देनी है। उसके बाद बूस्टर डोज एवरी 10 ईयर्स देनी होती है। उसके बाद एडल्ट्स में क्या है, हु नेवर रिसीव टी डैप, जिन्होंने कभी टी डैप नहीं लिया एडल्ट्स में, उनको क्या है 1 डोज ऑफ टी डैप देनी है एट एनी एज, किसी भी एज में टी डैप दे दी। एंड देन टीडी या फिर टी डैप जो है एवरी 10 ईयर्स फॉर बूस्टर देनी होती है। अब प्रेग्नेंट वुमेन को क्या है 1 डोज ऑफ टी डैप बिटवीन 27 to 36 वीक्स के बीच में देनी ही होती है। अब ये जो वैक्सीन है ये एटलीस्ट क्या है, जैसे टेटनस टॉक्सॉइड है वो एटलीस्ट 5 ईयर्स के लिए इम्यूनिटी देती है। अब ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू WHO क्या ट्रीटमेंट रहेगा, सबसे पहले अगर किसी को ये क्या है टेटनस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, मतलब टेटनस हो गया है उसके बाद हम क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं। सबसे पहले न्यूट्रलाइज सर्कुलेटिंग टॉक्सिन्स, न्यूट्रलाइज करने के लिए टॉक्सिन्स को हम क्या देते हैं, टेटनस इम्यून ग्लोबुलिन TIG देते हैं, टेटनस इम्यून ग्लोबुलिन। ये क्या है, रेडीमेड एंटीबॉडीज होती है टेटनस के अगेंस्ट, टेटनस टॉक्सिन के अगेंस्ट ये रेडीमेड एंटीबॉडीज होती हैं, ये न्यूट्रलाइज कर देती है टॉक्सिन को इमिडिएटली। वैसे क्या है, अगर कोई डीप वुंड है कुछ भी है तो हम एकदम से क्या देते हैं 250 to 500 यूनिट्स इंट्रामस्कुलरली इसका दे देते हैं TIG का, एज सून एज पॉसिबल हमको ये देना होता है। लेकिन अगर टेटनस कंफर्म हो चुका है कि इस पर्सन को टेटनस है तो जो डोज है इसकी वो हाई रहती है। कितनी हाई रहती है, 3000 to 6000 यूनिट्स इंट्रामस्कुलर देना होता है। अब मसल स्पाज्म जो हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रिलैक्स करने के लिए क्या देंगे, डायज़ेपाम देंगे, जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है, मसल रिलैक्सेंट है, ये ड्रग ऑफ चॉइस है ये एंड मसल रिलैक्सेंट है, डायज़ेपाम फर्स्ट लाइन। उसके बाद आता है मिडाजोलाम, जिसको मिडाज भी कहते हैं या फिर बैक्लोफेन भी दे सकते हैं। सीवियर केसेस में मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं, ये ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन को भी कंट्रोल करता है, जो ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन हो रहा है। एंटीबायोटिक्स कौन सी देनी है, क्योंकि ये बैक्टीरिया है तो इसके लिए एंटीबायोटिक्स कौन सी होती है, मेट्रोनिडाजोल जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है, 500 मिलीग्राम्स IV या फिर पर ओरल दे सकते हैं। पेनिसिलिन के ऊपर ये प्रेफर किया जाता है, पेनिसिलिन क्या है वो सेकेंड लाइन रखा जाता है, मेट्रोनिडाजोल फर्स्ट। देन उसके बाद आता है वुंड केयर, बहुत ज़रूरी है कि वुंड को केयर करना। वुंड को कैसे केयर करेंगे, वुंड को क्लीन करेंगे। क्लीन कैसे करेंगे, सबसे पहले तो अगर नॉर्मल सलाइन है तो नॉर्मल सलाइन से क्लीन करेंगे, जैसे अगर डीप वुंड है तो सिरिंज में नॉर्मल सलाइन भर के तो उससे क्लीन कर सकते हैं, ताकि सारे जो डस्ट पार्टिकल है, सॉइल है, वो सारा क्लीन हो जाए वुंड से। अगर नॉर्मल सलाइन नहीं है तो वाटर से इरिगेट करेंगे। इसमें डेब्राइडमेंट भी करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा डेड टिश्यू है तो डेब्राइडमेंट करते हैं, सर्जिकली रिमूव करते हैं सीजर्स या फिर ब्लेड के साथ डेड टिश्यू को। उसके बाद क्या है, कोई भी एंटीसेप्टिक लगा के क्लीन ड्रेसिंग अप्लाई करनी होती है। तो डेब्राइडमेंट कर सकते हैं नेक्रोटिक टिश्यू को रिमूव करने के लिए, क्योंकि नेक्रोटिक टिश्यू में क्या है, ऑक्सीजन नहीं है, तो वहाँ पर जो बैक्टीरिया है वो ग्रो होगा। तो बैक्टीरिया एनारोबिक कंडीशन में ग्रो होता है, इसलिए अगर हम डेड टिश्यू को रिमूव कर देंगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी हो जाती है। एयरवे मैनेजमेंट, अगर रेस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्व हुए जैसे कि सीवियर केसेस में, तो हमको पेशेंट को इंट्यूबेट भी करना पड़ सकता है, ट्रेकियोस्टमी करनी पड़ सकती है, ICU में एडमिट करना पड़ सकता है। रिड्यूस स्टिमुलाई, जो भी स्टिमुलाई है जैसे कि टच, साउंड, लाइट, ये सब अवॉइड करना है। तो डार्क और क्वाइट रूम में पेशेंट को रखना है। मैनेज ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन को कैसे मैनेज करेंगे, जिसमें टैकीकार्डिया हो रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो बीटा ब्लॉकर्स देंगे जैसे कि लेबिटालोल, और मैग्नीशियम सल्फेट हमने देना है, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट क्या करता है, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन भी कंट्रोल करता है, स्पाज्म भी कंट्रोल करता है, और ICU मॉनिटरिंग इसमें बहुत ज़रूरी होती है। So if you understood this video then please like, subscribe and share to my channel. Thank you for watching.